अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी, जहां हम लोग बीएस इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रोज ऑफ रोमांटिक एज। इससे पहले का जो वीडियो था वो रोमांटिक एज पे था और पोइट्री ऑफ रोमांटिक एज पे था। वो दोनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ प्रोज ऑफ रोमांटिक एज। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगेन बोलूँगी, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूरी है कि पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, फिर इसको स्टार्ट करें। प्रोज ऑफ रोमांटिक एज, नो रिवोल्ट बट अ चेंज इन स्टाइल। अगर हम लोग रोमांटिक एज की बात करें तो हमने कहा था कि ये जो एज थी इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिसिज्म। जो हमारे राइटर्स थे इस एज में, उन्होंने ये फील किया था कि जो क्लासिकल एज के राइटर्स हैं वो तो बस क्लासिकल राइटर्स को ही, पहले के राइटर्स को ही फॉलो करे जा रहे हैं, उनमें अपनी कोई न्यू चीज़ नहीं, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लेकर आ रहे। तो ये लोग जो रोमांटिक एज में राइटर्स थे ये उसके ना अगेंस्ट थे, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा एलिजाबेथन पोइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था कि इनका जो बेसिक मोटिव था वो रहा ही नहीं था। ये तो हम लोगों ने बात की पोइट्री की, रोमांटिक एज की, लेकिन अगर हम इसमें प्रोज को देखें तो प्रोज में हमें कोई भी रिवोल्ट नहीं मिलता, लेकिन स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज था यहाँ भी। यहाँ इधर जो इनके प्रोज राइटर्स थे वो बजाय इसके ये देखें कि किस तरह से आपका स्टाइल क्या होना चाहिए, आप कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो उससे ज़्यादा कंसर्न थे अपने मैटर, सब्जेक्ट मैटर और इमोशनल एक्सप्रेशन पे। उसके बाद इनकी जो ऑडियंस थी वो लेस होमोजेनियस थी, उन अपने इंटरेस्ट में और एजुकेशन में उनके हर तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास ना इंटरेस्ट की। तो इस वजह से प्रोज राइटर्स भी हर टॉपिक पे लिख रहे थे। स्पॉन्टेनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। ये नहीं कि आप जो आपका मैटर है और मैनर है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, उस चीज़ के साथ इतना कंसर्न नहीं थे। जो हमने बात पहले भी की है, ये ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो ऑटोमेटिकली इम्पल्सिव वे में जो भी फील कर रहा है एक बंदा वो उसको लिखे। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पे स्टाइल का जो ग्रैंड स्टाइल, हमने रोमांटिक एज की पोइट्री की जो बात की उसमें जो हमें ग्रैंड स्टाइल मिला है, यहाँ पे आके ना वो डिक्लाइन कर गया। और इनके जो पर्पस होते थे वो बेसिकली पब्लिक और डायडैक्टिक होते थे, लोगों को ना मॉरल्स देने के लिए, उनको टीचिंग्स देने। अब इस एज के अगर हम प्रोज राइटर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हैं। मतलब कीट्स ने भी प्रोज लिखा, फिर कोलरिज ने लिखा, जेन ऑस्टन ने लिखा, लेकिन जो ज़्यादा फेमस नाम हमारे पास यहाँ आते हैं वो हैं हमारे पास चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलेट और थॉमस डी क्विंसी का। अब हम इन तीनों को सेपरेटली देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब की। तो चार्ल्स लैम्ब को द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट भी कहा जाता है। ये इन्हें इनके यूनिक और रेयर स्टाइल की वजह से और जो ह्यूमर ये यूज़ करते थे अपने ऐसे में, उस वजह से कहा जाता है। अब इनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा एक हम्बल हॉनेस्ट लाइफ गुजारी थी, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लाइफ गुजारी थी। मतलब कि हमेशा ना दूसरों का ये ख्याल रखते थे, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि इनकी एक बहन थी जो इनसे 10 साल बड़ी थी और वो मेंटली अनस्टेबल थी। अब उसकी वजह से इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। मतलब इनको था कि उसका ख्याल रखूँगा बस, और हमें मतलब हमेशा ये इसी तरह से करते थे और इनको बहुत ज़्यादा सारे पसंद करते थे। अगर इनके इंटरेस्ट की बात करें तो इनको ना जो सिटी लाइफ होती है, सिटी का क्राउड, उसके प्लेयर्स, ऑक्यूपेशंस, एंडलेस कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट था। और यही इंटरेस्ट फिर इनके वर्क्स में भी देखा जाता था। ये अपने वर्क्स के अंदर ना, इनके वर्क्स इंटीमेट और सेल्फ रिवीलिंग होते थे। ये अपने बारे में लिखा करते थे, मतलब अपनी लाइफ का स्ट्रगल लिखा, फिर अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में लिखा। देन हम बात करते हैं, ये जो थे ये 16th और 17th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ये उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, कॉपी करते थे। जैसे जॉन मिल्टन है, उनसे ये बहुत इंस्पायर्ड थे। थॉमस ब्राउन हैं, उनको फॉलो किया करते थे। इनका जो स्टाइल था वो अपने हर ऐसे में ना, हर अपने ऐसे में ये सरप्राइज़ और अपने स्टाइल में चेंज लेकर आते थे, जिससे ये होता था कि जो इनके रीडर्स होते थे वो बोर नहीं होते थे कभी भी इनके वर्क से। और इनका जो सबसे फेमस वर्क था वो था एसेज ऑफ एलिया। अब ये सीरीज़ थी
कुछ एसेस थे जो कि पब्लिश हुए थे, और इसमें ना इन्होंने अपनी खुद का जो हीरोइक स्ट्रगल है, अपनी खुद की लाइफ है, उस अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने लिखा था। अब हमारे पास आ जाता है विलियम हेज़लेट का। अब ये जो थे ये बिल्कुल ही चार्ल्स लैम्ब की पर्सनालिटी के ऑपोजिट थे। बहुत ही एग्रेसिव नेचर थी इनकी, इनको कोई पसंद नहीं करता था, वॉयलेंट टेम्पर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ। मतलब अगर किसी को पसंद कर लिया है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, शिद्दत के साथ उसको पसंद करेंगे, और अगर किसी को नापसंद कर लिया तो बस फिर उस बंदे की तो शामत आ जाती थी, क्योंकि ये ना अपने वर्क्स के अंदर उस बंदे के बारे में लिखना शुरू कर देते थे। इनके वर्क्स के अंदर इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, ये अपनी खुद की राय बहुत ज़्यादा देते होते थे अपने एसेज में। और इन्होंने ना नेपोलियन को इतना वर्शिप करना शुरू कर दिया था इन्हीं की एज में कि ना ये गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। मतलब अब हम क्या कहें इस बंदे को कि ऑलरेडी इन्होंने अपने इनकी लाइफ में जो जो बंदा होता था, इनके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे स्टार्टिंग में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको सब ने छोड़ दिया था। और ये हद हो गई थी कि जब इनकी डेथ हुई तो इनके साथ सिर्फ एक बंदा खड़ा था, जो कि हम गेस कर सकते हैं चार्ल्स लैम्ब। सिर्फ वो इनके साथ रह गए थे, बाकी सारे लोग इनको छोड़ गए थे इनकी नेचर की वजह से, जो हमने पहले भी बात की, इनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर थी। और ये क्या करते थे, ये ना अपनी एज के जो फेमस राइटर्स होते थे दूसरे, ठीक है, इनके फेमस कंटेम्प्रेरीज होते थे, उनके बारे में बड़े क्रिटिकल पोर्ट्रेट्स देते होते थे। अब ऐसा नहीं कि सबके बारे में सिर्फ बुरा ही लिखते थे, अच्छा भी लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर ना बस की क्रिटिसाइज ही करते होते थे दूसरों को। और अगर हम इनकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ना एक्यूट और एक्यूरेट होती थी, तो लोग यकीन भी करते थे इनके वर्क्स पे। चार्ल्स लैम्ब की तरह इनके वर्क्स के अंदर भी हमें डलनेस नहीं मिलती, ठीक है। कोई भी इनका रीडर होता था कभी बोर नहीं होता था इनके वर्क से, इस वजह से इनके वर्क्स को बहुत वाइडली रीड किया जाता है। अब इनके सबसे फेमस वर्क की हम बात करें तो वो था द स्पिरिट ऑफ द एज, जिसमें इन्होंने ना ये अपनी एज के जो अपनी एज के बारे में ना उसको या तो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते थे या अप्रिशिएट कर रहे होते थे, अपनी एज के बारे में लिखा करते थे। अब ये जो इनका वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज, ये भी इसी तरह का था। नेक्स्ट नाम आ जाता है हमारे पास थॉमस डी क्विंसी का। अब थॉमस डी क्विंसी, इनको ये फेमस थे एज द इम्पैशन्ड प्रोज राइटर के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये अपने वर्क्स के अंदर ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते होते थे। इन्होंने हर तरह के सब्जेक्ट के बारे में लिखा, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे जर्नल्स के लिए, ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस, बायोग्राफीज, हिस्टोरिकल एसेज, और साइंस और थियोलॉजी पे भी इन्होंने एसेज लिखे थे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वैरायटी के ना लिखे थे एसेज। और इनके जो एसेज होते थे वो बेस करते थे प्योरली ना इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर, और इनकी अपनी लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते थे उनके ऊपर। इनका जो स्टाइल था, ये अपने स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये पोइटिकल प्रोज में लिखा करते थे, मतलब प्रोज से और पोइट्री से उनके बेस्ट एलिमेंट्स लिए, जैसे इमेजिनेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद एक मेलोडी हो गई इनके वर्क्स के अंदर। मतलब पोइट्री में जैसे एक होता है ना मेलोडी, वो मेलोडी हमें इनके प्रोज के अंदर भी मिलती थी। इस वजह से पढ़ने वाले को बड़ा मज़ा आता था इनका वर्क पढ़ के। लेकिन इनके पोइट्री में साथ ही एक डिफेक्ट भी था, कुछ डिफेक्ट्स थे। उनमें पहला ये था कि ये ना एक पैराग्राफ के अंदर किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते थे, और फिर अचानक से रुक के किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात करना शुरू हो जाते थे, जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट होती थी। साथ ही एक और इनका जो डिफेक्ट था इनकी पोइट्री में, वो था स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस। अब ये अगर किसी चीज़ के बारे में कोई जजमेंट दे देते थे या अपने माइंड में बना लेते थे, तो उसके साथ ना जुड़े रहते थे सख्त से, स्ट्रिक्टली। मतलब अगर आपको कोई चीज़ इस तरह से लग रही है, भले ही वो ठीक नहीं है, लेकिन ये उसी को बिलीव करते थे कि नहीं, हाँ ये इसी तरह से है जैसे मैं सोच रहा हूँ। इस वजह से ना हमारे पास ये आ जाता है कि हम इनके जो वर्क्स हैं उन पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम साथ मतलब बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर हम लोग फैक्चुअल स्टडी के इनके वर्क्स की ट्रूली इनके वर्क्स के ऊपर हम लोग ना किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय नहीं अपनी बना सकते, क्योंकि वो इनकी ना अपनी पर्सनल वो होती थी, ठीक है। ये नहीं देखते थे कि सच है या नहीं। इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अब ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है जिसमें इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है। खुद ये ओपियम यूज़ करते थे, इन्होंने खुद को कहा है इंग्लिश ओपियम ईटर।
इसी के साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म हो गई। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।